एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द चाइनीज नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग इन कंप्लीट डिटेल्स। दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल लॉ। लेट्स स्टार्ट। 1 जुलाई को यह लॉ लागू हो गया और 2 जुलाई को अरेस्ट हुए 370 पीपल इंक्लूडिंग 10 ऑन द सस्पेशन ऑफ वायलेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी लॉ। एक दिन बाद 10 लोग अरेस्ट। ये लॉ लागू कब से हुई? 11 PM on 30th June, an hour before the 23rd anniversary of the city's handover to China from British rule। इसके पहले हांगकांग जो था वो ब्रिटिश के अंडर था 150 साल तक, और उसके बाद 23 साल पहले ये हैंडओवर हुआ चाइना को। आइए देखते हैं इसकी हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री क्या है? ऑन 1 जुलाई 1997 हांगकांग रिटर्न टू चाइनीज कंट्रोल आफ्टर सेंचुरी एंड हाफ ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इसके पहले वहां पे अंग्रेजों का राज था, बाद इसको हैंडओवर कर दिया गया टू चाइना। ये इस्टेब्लिश वन कंट्री एंड टू सिस्टम रिलेशनशिप। तो हमको ये समझना है कि हांगकांग जो है एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है ऑफ चाइना। आइए देखते हैं इसकी लॉ के बारे में कि क्या है वो लॉ। द लॉ ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ये है इस लॉ का नाम। आइए देखते हैं इसके बारे में, इसके डिटेल्स एंड प्रोविजंस। इसका आर्टिकल 1 क्या बताता है? इसका आर्टिकल 1 बताता है कि द लॉ इनएक्टेड इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि इसका जो लॉ है वो चाइना के संविधान के बराबर चलेगा, और साथ ही सेफगार्ड करने के लिए बना है नेशनल सिक्योरिटी इन हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। फेथफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ वन कंट्री, ये इनका मोटो है कि यहाँ पे एक कंट्री है, यानी कि चाइना हो, चाहे ताइवान हो, चाहे हांगकांग हो, इनको ये एक कंट्री मान के चलते हैं हमेशा। और अगली बात क्या कहता है, और कैसे ये लॉ पर्पस अचीव करेगी? बाय प्रिवेंटिंग, सप्रेसिंग, इम्पोजिंग पनिशमेंट्स फॉर द ऑफेंस ऑफ सक्सेशन, सबवर्जन या फिर कोलिजन विद फॉरेन कंट्री, कि आप दूसरे देशों के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ अगर आप कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं या कंट्रोवर्सी करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो फिर आप पे भी सजाएं होंगी। आर्टिकल 3 क्या बताता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। तो यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स रिलेटेड टू हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। आर्टिकल 4 क्या बताता है? आर्टिकल 4 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की इन द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, और कहता है कि वहां पे होगी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन, एसोसिएशन, असेंबली एक्सेट्रा। तो ये कहने की बातें हैं, क्योंकि बाकी के जो प्रोविजंस हैं वो इन सबको दबाते हैं। आइए देखते हैं आर्टिकल 5 क्या बताता है। आर्टिकल 5 इज जस्ट लाइक द आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है डबल ज्योपेरिटी की, कि अगर एक बार किसी में मुकदमा चल गया और उसके बाद उसका कन्विक्शन हो गया, या फिर अगर यहाँ पे लिखा है एक्विटल हो गया, तो फिर उस पर दूसरी बार कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिमिलरली कहता है कि अगर कोई लॉ लागू नहीं था पहले और अब वो लागू हो गया है, तो पुराने कामों की सजाएं अब नहीं होंगी। आर्टिकल 6 क्या बता रहा है? ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ चाइना इंक्लूडिंग पीपल ऑफ हांग। देखिए, पीपल ऑफ चाइना की बात ऑलरेडी इनका संविधान कर चुका है, लेकिन यहाँ पे लिखने का मकसद उनका ये है, इनको ये क्लियर कर देना है हांगकांग वालों को कि हांगकांग हो चाहे चाइना हो, ये सब एक ही हैं और रिस्पेक्ट करेंगे सब, और प्रोटेक्ट करेंगे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड यूनिफिकेशन, कि हम सब एक हैं। और ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है हांगकांग के अंदर, तो वो इस बात की शपथ लेगा कि वो बेसिक लॉ ऑफ हांगकांग जो कि चाइना की है उसको करेगा प्रोटेक्ट। आर्टिकल 10 क्या बताता है? आर्टिकल 10 बात करता है प्रमोशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एजुकेशन इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज इन हांगकांग, यानी कि पूरा प्रोपेगेंडा सिखाया जाएगा कि बच्चा बचपन से ही समझ जाए कि हांगकांग में ये लॉ है और हांगकांग चाइना का हिस्सा है और हमेशा बना रहेगा, उसकी इंटेग्रिटी है। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी वन चाइल्ड नेशन के नाम से, जो आपको मिल जाएगी अमेजॉन प्राइम पे। आर्टिकल 11 क्या बता रहा है? आर्टिकल 11 बात करता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग के बारे में, जो एक व्यक्ति होगा जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा टू द चाइनीज गवर्नमेंट। ही विल ऑल्सो गिव एन एनुअल रिपोर्ट टू द चाइनीज गवर्नमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स यही करता है। आर्टिकल 12 क्या बता रहा है? कि हांगकांग के अंदर एक कमेटी एस्टैब्लिश की जाएगी फॉर सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, और साथ ही बात करता है कि इसका डायरेक्टली सुपरविजन और अकाउंटेबिलिटी होगी टू द चाइनीज गवर्नमेंट। आर्टिकल 13 क्या बता रहा है? कि चीफ एग्जीक्यूटिव, जो आर्टिकल 11 के अंदर आ गया था व्यक्ति, शैल बी द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। और बात क्या करता है कि वहां पे और भी व्यक्ति होंगे, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फॉर जुडिशरी, साथ ही वहां पे एक सेक्रेटेरिएट होगी जिसका एक हेड होगा, वो होगा सेक्रेटरी जनरल, हु विल बी डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना।
तो यानी कि पूरा सिस्टम जो है सेंट्रलाइज कर दिया जा रहा है ताकि हर चीज एक व्यक्ति के अंडर या फिर एक बॉडी के अंदर आ जाए। आर्टिकल 14 क्या बता रहा है? आर्टिकल 14 ये बताता है कि जो भी ड्यूटीज होंगी और फंक्शंस होंगे ऑफ द कमेटी, इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यानी कि जो कमेटी काम करती है उस पर कोई भी जुडिशियल स्क्रूटनी, कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ नहीं हो सकता। जो आगे बात करता है आर्टिकल 18 जो बात करता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ऑफ द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, लेकिन जो हेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूशन डिवीजन होगा उसको अपॉइंट करेगा वही चीफ एग्जीक्यूटिव। और आर्टिकल 20 क्या बता रहा है? आर्टिकल 20 का नया चैप्टर है जो बात करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की, और कहता है कि अगर एक व्यक्ति ऑर्गेनाइज करता है, प्लान करता है, कमिट करता है या पार्टिसिपेट करता है इन एनी एक्टिविटीज जो सेपरेटिंग हांगकांग से जुड़ी हुई हैं, या फिर ऐसी एक्टिविटीज जो हांगकांग को अलग कर सकती हैं, ऐसी बातों में भी इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे उससे वायलेंस हो या ना हो। यानी कि अगर वो बैनर दिखा रहा है, चाहे उससे वायलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो भी वो इस एक्ट के अंदर अपराध करेगा। और जो डायरेक्टली करेगा अपराध वो उम्र कैद, लाइफ इंप्रिजनमेंट से 10 साल, और साथ ही जो कम करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, अबेट करेंगे, उनके लिए भी सजाएं बहुत सारी हैं, मिनिमम 3 साल तक है। आर्टिकल 24 क्या बताता है? ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है या कमिट करता है या थ्रेटन करता है बाय टेररिस्ट एक्टिविटी, और ऐसी एक्टिविटीज जो कोर्स करती हैं, गवर्नमेंट को उकसाती हैं कि वो अलग हो जाए हांगकांग से, और समझ में आ गया कि वो हांगकांग से जुड़ा हुआ है, तो फिर वो कर रहा है टेररिस्ट एक्टिविटी। आर्टिकल 34 बता रहा है कि अगर एक व्यक्ति जो परमानेंट सिटीजन नहीं है या परमानेंट रेसिडेंट नहीं है ऑफ हांगकांग, उसके संग क्या किया जाएगा? तो वो व्यक्ति को कर दिया जाएगा डिपोर्ट अगर वो ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है विच आर इन वायलेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी लॉ। आर्टिकल 35 क्या बता रहा है जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, और ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति वायलेशन कर देता है इस एक्ट का और अपराधी निकल के आता है, उसके बाद वो कभी भी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। ही कैन नेवर फाइट एन इलेक्शन, कभी भी पब्लिक ऑफिस यानी कि सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, और साथ ही कभी भी वो ऐसी ऊंची पोस्ट्स पे नहीं आ सकता। और कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी सर्विस में है अंडर दिस कमेटी जो बनी हुई है और फिर ये वायलेशन कर देता है, तो फिर वो कभी भी पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता और चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा विद आर्टिकल 6। बात करते हैं आर्टिकल 37 की, जो ये कहता है कि द लॉ शैल अप्लाई टू पर्सन्स हु इज अ परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ हांगकांग, तो भी इस एक्ट के अंदर अपराध माना जाएगा। बात करते हैं आर्टिकल 42 की जो बात करता है बेल के बारे में, और कहता है कि नो बेल शैल बी ग्रांटेड टू अ क्रिमिनल सस्पेक्ट और डिफेंडेंट अनलेस जज हैज सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग कि वो अगली बार से ऐसा काम नहीं करेगा। देखिए जनरली जो बेल का जो जूरिस्प्रूडेंस होता है वो ये होता है कि प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं बनता है। अगर प्राइमा फेसी केस बनता है तो बेल नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे वो बात फॉलो नहीं की जा रही है। यहाँ पे जजेस से ये उम्मीद की जा रही है कि वो इस बात को क्लियर कर दें कि वो अगली बार से अपराध नहीं करेगा, जबकि वो अभी सस्पेक्ट है, अभी उस पर अपराध साबित नहीं हुए हैं। एक तरफ इनका आर्टिकल बताता है कि वहां पे होगा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, और दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है। बात करते हैं सप्लीमेंट्री प्रोविजंस की। आर्टिकल 62 क्या कहता है? दिस लॉ शैल प्रिवेल वेयर प्रोविजंस ऑफ लोकल लॉ आर इनकंसिस्टेंट, यानी कि अगर कोई और लोकल लॉ है और वो इनकंसिस्टेंट है, वो बराबर खड़ी नहीं हो पा रही है इस लॉ के साथ, तो फिर ये वाली लॉ प्रिवेल करेगी। आगे बताता है आर्टिकल 65 कि जो फाइनल पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन होगी वो होगी फॉर द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस, यानी कि जो फाइनल इंटरप्रिटेशन होगा वो जुडिशरी नहीं करेगी इसका, वो करेगी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो यही है आज का रिव्यू इसका। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।